नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज SOJNMS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन PGJMC, हिंदी। MJM 020 पत्रकारिता और जन संचार का परिचय। खंड 1 संचार का परिचय। इकाई 3 जनवरी संचार के सिद्धांत। 3.0 प्रस्तावना। पिछली 2 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद आप संचार प्रक्रिया और इसकी बुनियादी अवधारणाओं के साथ-साथ संचार के विभिन्न मॉडलों को समझने में सक्षम हैं। यह इकाई जन संचार के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डालेगी, जिसके जरिए आपको मीडिया और समाज के बीच के अंतर संबंधों को समझने में मदद मिलेगी। 3.1 सीखने के परिणाम। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जन संचार के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे। विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उनके निहितार्थों पर चर्चा कर सकेंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर मीडिया और समाज के बीच के समीकरण का विश्लेषण कर सकेंगे और व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संदर्भ में मीडिया संदेशों को समझने के लिए इन सिद्धांतों को लागू कर सकेंगे। 3.2 सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करें? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार से आप निर्बाध रूप से मीडिया संदेशों के बमबारी को महसूस कर सकते हैं, जिनके सूक्ष्म प्रभाव मानव मन के लिए सरल नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यह समझना जरूरी है क्या करना है। क्या इस तरह के मीडिया संदेशों पर विश्वास करना है या इससे बचना है? और यदि आप विश्वास करने का फैसला करते हैं, तो आपको कितना विश्वास करना चाहिए? मीडिया संदेश मानव मन के साथ खेलते हैं, हमारी बुद्धि को चुनौती देते हैं, किसी चीज या किसी के पक्ष में या उसके खिलाफ हमारे व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि हमें बताते हैं कि क्या विकल्प चुनना है। और वे यह सब हमारे व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रणालियों के दायरे में करते हैं। 3 सिद्धांतों का वर्गीकरण। जन संचार सिद्धांतों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिद्धांतों या सामाजिक प्रक्रियाओं को जिस तरह से समझाया जाता है, वह तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक कारकों के आधार पर बदलते या आगे बढ़ते रहते हैं। अधिकांश मास मीडिया सिद्धांतकार मास मीडिया के विकास के युगों के आधार पर सिद्धांतों को वर्गीकृत करते हैं। यह सही है कि जिस तरह से मीडिया समाज में संचालित होता है और समय समय पर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ यह भी बदलता रहा है। इसलिए सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आम तौर पर मास सोसाइटी युग, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव युग, लिमिटेड इफेक्ट युग और कल्चरल थ्योरी युग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सुविधा के लिए हम उन्हें समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समालोचनात्मक और सांस्कृतिक सिद्धांतों और मीडिया समाज के सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। 3.4 समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक संबंधों के संबंध में और आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में मीडिया की भूमिका की व्याख्या करते हैं। 3.4 एक उपज का सिद्धांत, कल्टीवेशन थ्योरी। जॉर्ज गर्वनर का उपज सिद्धांत, कल्टीवेशन थ्योरी, प्रतीकात्मक संरचनाओं, दर्शकों के विचारों और व्यवहार के बीच एक समीकरण बनाने की कोशिश करता है। सिद्धांत की वकालत तब की गई थी जब टेलीविजन नया था और इस पर बहुत शोध किया जा रहा था। यह सिद्धांत बताता है कि टेलीविजन दर्शकों के लिए एक नई वास्तविकता का निर्माण करता है जिसका वास्तविक दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। टीवी एक नई वास्तविकता का प्रचार करता है जो इसकी अपनी रचना है और दर्शकों द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। उपज सिद्धांत 5 मान्यताओं पर आधारित था। 1. टीवी को अतिरिक्त संसाधनों जैसे पढ़ने के कौशल, पैसे या मोबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती है।
इसलिए टीवी सामग्री को सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा अपनी पसंद के किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है। 2. उस समय टीवी पहला माध्यम था जिसने सार्वजनिक संदेशों को ऑडियोविजुअल मोड में पेश किया था, जिसने एक छद्म संस्कृति का निर्माण किया और मुख्यधारा में टीवी रचित समाज की समझ पैदा हुई थी। 3. इस तरह की छद्म वास्तविकता व्यवहार परिवर्तन नहीं बनाती है, बल्कि संदर्भ के बुनियादी फ्रेम बनाती है जो दर्शकों को आमतौर पर जीवन में निर्णय लेने में मदद करती है। 4. टीवी ने अपनी सामग्री के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक पैटर्न को स्थिर करने के उद्देश्य से वास्तविकता बनाई। यह एक समाज में शक्ति संबंधों को बनाए रखने के लिए है। इसलिए टीवी सामग्री को मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में किसी भी क्रांति या बड़े बदलाव को बनाने के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है। यह केवल पहले से मौजूद शक्ति संबंधों को मजबूत करता है। 5. इस टीवी निर्मित धारणा द्वारा प्रेरित अवलोकन योग्य और औसत दर्जे के परिवर्तन कई हस्तक्षेप चर के कारण अपेक्षाकृत छोटे हैं। कभी-कभी टीवी देखने के परिणामस्वरूप निर्मित सामाजिक वास्तविकता वैकल्पिक परिवर्तन ला सकती है, जैसे कि कोई व्यक्ति टीवी पर कम समय बिताना शुरू कर सकता है। सक्रिय दर्शक सिद्धांत, एक्टिव ऑडियंस थ्योरी, इस सिद्धांत के दीर्घकालिक संचयी प्रभावों को चुनौती देता है। समकालीन दुनिया में जहां दर्शक अपनी जानकारी, मनोरंजन और विभिन्न अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कई मीडिया का उपयोग करते हैं, कोई यह नहीं मान सकता है कि किसी भी एक माध्यम के संपर्क में आने से दर्शकों की धारणा पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस सिद्धांत के सूक्ष्म प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता है। 3.4 2 एजेंडा सेटिंग सिद्धांत। 1972 में पहली बार मैक्स मैककॉम्स और डोनाल्ड शॉ द्वारा चुनाव अभियानों के संदर्भ में एजेंडा सेटिंग के विचार पर चर्चा की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार समाचार मीडिया जनता को बताता है कि दिन के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं। उदाहरण के लिए, जो समाचार पहले और प्राइम टाइम में दिखाई देता है, उसे दर्शकों द्वारा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मीडिया दर्शकों को यह नहीं बताता कि क्या सोचना है, लेकिन वे यह बताते हैं कि किस बारे में सोचना है। इसलिए जब मीडिया कई देशों के बीच एक राजनयिक बैठक को महत्वपूर्ण बना सकता तो वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या दर्शकों को लगता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा काम करेगा। एजेंडा सेटिंग के प्रभाव भी अनुसंधान द्वारा स्थापित किए गए हैं। एजेंडा सेटिंग प्रभाव पहली कहानियों में अधिकतम है क्योंकि उनके पास अधिकतम दर्शकों का ध्यान है और निर्बाध और विकर्षण के बिना है, इसलिए कहानियों का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विभिन्न मीडिया में मुद्दों को दिए गए महत्व में संगतता है, लेकिन शक्तिशाली वीडियो और छवियां दर्शकों के दिमाग पर इस तरह के प्रभावों को कम कर सकती हैं, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से या अन्यथा प्रस्तुति के मुद्दे पर ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं और अवशोषित कर सकते हैं। मीडिया द्वारा किसी मुद्दे को दिया गया महत्व वास्तविक दुनिया के मुद्दों के करीब नहीं हो सकता है। इसलिए मीडिया में जो महत्वपूर्ण है वह यह नहीं है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, बल्कि सत्ता और ताकतों द्वारा लोगों में क्या महत्वपूर्ण बनाया गया है। यह आम लोगों के लिए सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को आकार देता है। एजेंडा सेटिंग से भी संबंधित मीडिया का प्राइमिंग प्रभाव है, जिसका उपयोग आमतौर पर समाचार प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पब्लिक स्फीयर में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे एक बड़े सैन्य साहसिक या विदेशी मामलों की पहल से ध्यान हटाने के संदर्भ में अधिक किया जाता है। 3 अप्रैल 2003 उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत। यह एक सीमित प्रभाव सिद्धांत, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, है जो बताता है कि मीडिया सर्वोच्च नहीं है और दर्शक निष्क्रिय नहीं है। मीडिया के प्रभाव इस बात तक सीमित है कि दर्शक उन्हें क्या होने की अनुमति देते हैं। इस सिद्धांत में यह नहीं है कि मीडिया दर्शकों के साथ क्या करता है,
लेकिन दर्शक मीडिया के साथ क्या करते हैं और वे मीडिया का उपयोग क्यों करते हैं? दर्शकों के लिए ऐसी विभिन्न आवश्यकताएं हैं: सूचना, मनोरंजन, सहयोग और पलायन। लोग अधिक तकनीकी अनुकूल, टेक्नो फ्रेंडली होते जा रहे हैं और उनमें समाजीकरण का भाव कम हुआ है। लोगों के जीवन में मीडिया का महत्व बढ़ गया है। कोई भी उन राजनयिक प्रयासों को जानना चाह सकता है जो एक देश पड़ोसी देश के साथ एक लड़ाकू पायलट को वापस लाने के लिए कर रहा है जो गलती से दुश्मन के क्षेत्र में उतर गया था। इसे सूचित और अपडेट करने की आवश्यकता है। कोई भी नवीनतम फिल्म देखना चाह सकता है जिसके बारे में किसी का सहकर्मी बात कर रहा है। यह मनोरंजन करने की आवश्यकता और सामाजिक पहचान की आवश्यकता है। काम पर एक तनावपूर्ण दिन के बाद कोई इसके बारे में भूलना चाहता है और रात के खाने के बाद एक वेब श्रृंखला देख सकता है। पलायन की आवश्यकता। उपर्युक्त उदाहरणों से संकेत मिलता है कि दर्शकों की जरूरतों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर प्रभाव पड़ता है। मीडिया से अपेक्षा इस संदर्भ और उपयोग किए जाने वाले मीडिया के प्रकार पर आधारित है। सामग्री मीडिया प्रभावों, मीडिया विकल्पों और मीडिया व्यवहारों की व्याख्या करती है, जबकि उपयोग किए जाने वाले मीडिया का प्रकार सामग्री और प्रस्तुति में भिन्न होगा। 3.4 निर्भरता सिद्धांत। 1975 में मेल्विन डी फ्लेयर और सैंड्रा बॉलरोकेच द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत ने सीमित प्रभाव सिद्धांत लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी को पीछे छोड़ दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक माध्यम की शक्ति इस बात से तय होती है कि दर्शक उस माध्यम पर कितना निर्भर हैं। ऐसे कई दावे थे जो सिद्धांत से बने थे। एक मास मीडिया की शक्ति या प्रभाव उस सामाजिक प्रणाली के संबंध से बना है जिसका मीडिया एक हिस्सा है। उस प्रणाली में मीडिया की भूमिका और उस मीडिया के साथ दर्शकों के संबंध हैं। 2. क्या मीडिया दर्शकों की मान्यताओं और व्यवहार को बदलने के लिए प्रभाव डालने में सक्षम है? यह उस मीडिया पर दर्शकों की निर्भरता की डिग्री से तय होता है। 3. आधुनिक समाज में मीडिया पर निर्भरता कई स्तरों पर है, जैसे कि बाहरी दुनिया को समझने के लिए, अर्थ खोजने और किसी दिए गए सामाजिक सेटअप में सार्थक कार्रवाई करने और कल्पना और पलायन के लिए। 4. मास मीडिया पर निर्भरता की डिग्री आय कार्यों की अधिक संख्या के साथ बढ़ती है, जिसे हम एक मीडिया सिस्टम में सेवा करने के लिए लगाते हैं। 2. जब किसी समाज में अधिक परिवर्तन और संघर्ष होता है तो दर्शक राय बनाने या निर्णय लेने के लिए मीडिया पर अधिक निर्भर होते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जब भी हम एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना या चक्रवात या आतंकवादी हमले के बारे में सुनते हैं या चुनाव परिणामों को देखने के लिए सुनते हैं, तो हम तुरंत नवीनतम जानकारी तक पहुंचने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। राय बनाने के लिए उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करने और उस पर कार्य करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। हमारे निर्णय और कार्य मीडिया के उपयोग पर निर्भर करते हैं और यह निर्भरता मीडिया के उपयोग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी सेमिनार या एक भाषण या व्याख्यान में एक सत्र में भाग लेने के लिए कहा जाता है, तो आप अपनी रुचि के क्षेत्र के आधार पर विषय चुनते हैं। तो आप इस बारे में चयनात्मक हैं कि आप अपने आप को क्या उजागर करते हैं। 2. चयनात्मक धारणा सिलेक्टिव परसेप्शन। इस स्थिति में संदेशों की व्याख्या किसी के पहले से मौजूद दृष्टिकोण और विश्वासों के अनुरूप संदेश स्थिरता के आधार पर चुनिंदा रूप से होगी। उदाहरण के लिए, आपके द्वारा भाग लेने वाली बात या व्याख्यान में कई बिंदु बनाए गए थे, लेकिन आपने उनमें से प्रत्येक के बारे में नहीं सोचा। आपने कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर एक और विचार दिया। इसे चयनात्मक धारणा कहा जाता है। 3. चयनात्मक प्रतिधारण सिलेक्टिव रिटेंशन। जो कुछ भी माना जाता है, उनमें से मानव मन इस बारे में चयनात्मक है कि यह लंबे समय तक क्या बनाए रखता है, और बनाए रखे गए संदेश इस बात पर निर्भर करते हैं
कि वे किसी के पहले से मौजूद दृष्टिकोण और विश्वासों के साथ कितने सुसंगत हैं। उदाहरण के लिए, भाषण या व्याख्यान के कुछ दिनों बाद केवल कुछ विचार आपके साथ रहते हैं, बाकी सामग्री जो आपको याद नहीं है। इसे चयनात्मक प्रतिधारण कहा जाता है। 3.5 दो सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। जोसेफ क्लैपर ने अपनी पुस्तक द इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन 1960 में मीडिया के सीमित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चयनात्मक प्रक्रियाओं के साथ सुदृढ़ीकरण सिद्धांत को आधार के रूप में समझाया। टीवी तब भी एक बड़े पैमाने पर माध्यम नहीं बन पाया था। इस सिद्धांत के अनुसार मास मीडिया किसी भी बदलाव को लाने में तब तक सक्षम नहीं है जब तक मध्यस्थता कारकों और सामाजिक और धार्मिक कारकों जैसे प्रभावों का एक गठजोड़ शामिल नहीं होता। यह एक सहायक भूमिका में मुख्य रूप से दर्शकों और मीडिया के खेल को प्रभावित करते हैं। जब भी मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, तो यह या तो इसलिए हुआ है क्योंकि मध्यस्थता कारक परिचालन में नहीं रहे हैं, या जब मध्यस्थता कारक स्वयं परिवर्तन की ओर प्रेरित कर रहे हैं। इस सिद्धांत ने जोर देकर कहा कि कम से कम स्थितियां हैं जहां मीडिया दर्शकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। यह संचार पर निर्भर करेगा कि क्या मीडिया परिवर्तन लाने के योगदानकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करता है या इसके लिए सीधे जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, जब एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा के परिणामस्वरूप किसी स्थान पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो मीडिया से नैतिक संयम के साथ और बिना सनसनीखेज तरीके से रिपोर्ट करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन मीडिया से स्थिति को शांत करने या ऐसी स्थिति में कोई उपयोगी कार्रवाई करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक और उदाहरण यह हो सकता है कि जब कुछ आर्थिक निर्णय लिया जाता है तो राजनीति इसका राजनीतिक हित प्राप्त करते हुए आर्थिक भावनाओं पर खेलकर लाभ उठाने की कोशिश करती है। लेकिन अकेले मीडिया दर्शकों के जवाब देने के तरीके को नहीं बदल सकता है या तर्कसंगत मानसिकता को मजबूर नहीं कर सकता है। यह केवल समाज, राजनीति और धर्म के प्रभावशाली वर्ग की प्रमुख धारणाओं की रिपोर्ट करता है जो दर्शकों को अलग अलग डिग्री तक प्रभावित करता है। 3.5 अनुनय और रवैया, परसुएशन एंड एटीट्यूड। मास मीडिया 3 प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करता है: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। मास मीडिया के माध्यम से संचार का एक चौथा उद्देश्य है, जो अनुनय, परसुएशन है। अनुनय परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करने की प्रक्रिया है और इस प्रकार दृष्टिकोण और अंत में दर्शकों का निर्णय। जबकि यह जानकारी का उपयोग करता है, इसका उद्देश्य सिर्फ सूचना देने से परे चला जाता है। यह एक सक्रिय निर्णय लेने और कार्यान्वयन का प्रयास करता है। 5 प्राथमिक कारक जो अनुनय के उद्देश्य के लिए एक संदेश को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे हैं: 1. विश्वास। यह विचारों का एक सेट है जो इस बात से संबंधित है कि कोई व्यक्ति क्या सच या गलत सोच सकता है। विश्वासों को दृष्टिकोण की तुलना में बदलना आसान है। जब किसी को उन स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो वास्तविकता से जुड़ी होती हैं, तो कोई अपने विश्वास में संशोधन करने की अधिक संभावना रखता है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि एक राजनीतिक दल के पास दिल में अल्पसंख्यक का लाभ है, दूसरा समूह इसके विपरीत विश्वास कर सकता है और कुछ और होंगे जो इसके पीछे के एजेंडे को महसूस करेंगे। 2. मूल्य। मूल्य किसी चीज की योग्यता, मूल्य या उपयोगिता है जो किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जाती है। यह वही है जिसे एक व्यक्ति महत्वपूर्ण मानता है। किसी के लिए शिक्षा पर पैसे बचाना महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि अन्य को लगता है कि किसी को उस पर अधिकतम खर्च करना चाहिए। 3. उद्देश्य। यह किसी स्थिति में किसी व्यक्ति के उद्देश्यों या आत्महितों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, उपहार खरीदते समय ग्राहक का निर्णय इस आधार पर बदल सकता है कि कोई इसे उपहार में दे रहा है।
4 रवैया। रवैया एक ऐसी मनोस्थिति है जिसे बदलना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह एक निश्चित प्रकार के व्यवहार के निरंतर सुदृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप बनता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का राजनीतिक दल या प्रौद्योगिकी या कभी बदलते फैशन रुझानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है, जबकि कुछ इनमें से एक या अधिक के बारे में नकारात्मक महसूस कर सकते हैं। हर समय एक दृष्टिकोण इसे पकड़ने के लिए एक मजबूत कारण द्वारा समर्थित होता है। 5 व्यवहार। यह लोगों द्वारा की गई कार्रवाई है। यह उपरोक्त सभी कारकों से प्रभावित होता है। यह मीडिया से या कुछ अन्य कारकों से भी प्रभावित हो सकता है। अन्य कारकों में शामिल है सहकर्मी दबाव, जलवायु और बजट। विज्ञापन इस सिद्धांत पर काम करता है, जबकि विश्वासों, मूल्यों और उद्देश्यों को बदलना मुश्किल है। विज्ञापन का उद्देश्य शर्तों को पेश करना और बाद में नए आदर्श के रूप में विश्वासों और मूल्यों को स्थापित करना है। उदाहरण के लिए, दाग अच्छे हैं एक बहुत ही शाब्दिक उदाहरण है, जहां गंदे कपड़ों की धारणा को बदला जा रहा है। विज्ञापनदाता माताओं को अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस प्रकार सफाई की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वाक्यांश आकर्षक हो जाता है और इसका उद्देश्य दर्शकों के व्यवहार को बदलना है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है। 3.5 4 सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत, सोशल लर्निंग सिद्धांत। 1986 में अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत दिया, जिसे अवलोकन सीखने का सिद्धांत, सोशल लर्निंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और विकास के संदर्भ में बहुत कुछ सीखने की जगह होती है जो कोई पर्यावरण में देखता है और अनुभव करता है। इस सीखा व्यवहार का अधिकांश हिस्सा पहले अकेले टेलीविजन से चुना गया था। बांडुरा ने इस तरह के सीखने के लिए एक अनुक्रम दिया: ध्यान, प्रतिधारण, उत्पादन और प्रेरणा। कोई मीडिया संदेशों पर ध्यान देता है जो किसी व्यक्ति के लिए रुचि रखते हैं। कोई मॉडलिंग या इसे कॉपी करके इसे बनाए रखने की कोशिश करता है जो आय, नकल के माध्यम से हो सकता है, या पहचान। नकल व्यवहार तब होता है जब वातावरण, मीडिया सहित में देखे गए व्यवहार को व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल कॉपी किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई अपने पसंदीदा अभिनेता के बारे में बोलने की शैलियों और तरीके की नकल करने की कोशिश करता है, या जब किसी टेलीसीरियल या फिल्म की स्टोरी लाइन के आधार पर अपराध होता है तो यह भी नकल किए गए व्यवहार का एक उदाहरण है। पहचाना गया व्यवहार अधिक प्रतीकात्मक या सामान्यीकृत है और हालांकि बिल्कुल कॉपी नहीं किया गया है, फिर भी एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है जो मीडिया में देखी जाने वाली प्रतिक्रिया से संबंधित है। एक विशेष हेयर स्टाइल या पारंपरिक मूंछों को रखने वाले पुरुष भी इसके उदाहरण हैं। सामाजिक शिक्षा सिद्धांत ने बाद में सामाजिक अनुभूति सिद्धांत, सोशल कॉग्निशन थ्योरी उद्भव का नेतृत्व किया। 3.6 समालोचनात्मक और सांस्कृतिक सिद्धांत। क्रिटिकल और कल्चरल थ्योरीज संस्कृति उत्पादन, कल्चरल प्रोडक्शन की प्रक्रिया को समालोचक के रूप से देखते हैं। ये सिद्धांत सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं का विश्लेषण करते हैं जो उन्हें आकार देते हैं। मीडिया शब्दावली के संदर्भ में संस्कृति मीडिया के विभिन्न उत्पादों को संदर्भित करती है, जिसमें एक तस्वीर, भाषा, एक फिल्म या एक लेख शामिल हो सकता है। 3.6 एक मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद एक व्यापक विचारधारा है जो संक्षेप में आर्थिक है। संक्षेप में यह कहा गया है कि जो लोग उत्पादन के साधनों को नियंत्रण रखते हैं वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करते हैं और उन्हें पूंजीपति वर्ग के रूप में जाना जाता है। सर्वहारा वर्ग में वे श्रमिक शामिल हैं जो उत्पादों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अभी भी उन्हें अपनी पूरी क्षमता के लिए उपयोग करने से वंचित हैं।
मीडिया परिदृश्य में मीडिया संदेशों को उत्पादन के साधन के रूप में उत्पादों और मीडिया चैनलों के रूप में देखा जाता है। अभिजात्य वर्ग जो मीडिया चैनलों के मालिक हैं, वर्तमान दिन पूंजीपति वर्ग हैं और दर्शक सर्वहारा वर्ग हैं। मीडिया और उनके संदेश आम संस्कृति का एक हिस्सा हैं और उनका उत्पादन संस्कृति उत्पादन की प्रक्रिया है। यह दो चरणों में काम करता है। पहला मीडिया स्वामित्व है। जो लोग मीडिया चैनलों के मालिक हैं, वे मीडिया का उपयोग अपने निहित स्वार्थों की सेवा करने के लिए करेंगे, जानबूझकर या उपसचित रूप से। लोकप्रिय हमेशा वह नहीं होता है जो जनता चाहती है, बल्कि मीडिया अभिजात्य वर्ग यह तय करते हैं कि जनता क्या चाहती है। आपने सुना होगा कि भारत में वर्तमान टेलीविजन समाचार परिदृश्य के संदर्भ में अक्सर इस पर बहस और चर्चा की जाती है कि एक चैनल का स्वामित्व एक बड़े व्यापार समूह या मंत्री या राजनीतिक दल के पास है और परिणामस्वरूप यह समाचार कहानियों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष एंगल देता है। विचारधारा। दूसरा है दर्शकों की व्याख्या। यह आगे ऑडियंस सेगमेंटेशन के लिए पहुंच और पहुंच के तरीकों पर निर्भर करता है। इसका अध्ययन करने से यह समझने में मदद मिलती है कि कौन क्या और क्यों समझता है। एक और विचार स्टुअर्ट हॉल से आया, जो एन्कोडिंग और डिकोडिंग के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि मीडिया चैनल वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वे वास्तव में इसका निर्माण कर रहे हैं। मास मीडिया न केवल उत्पादन दो परिधीय प्रक्रियाएं, पेरिफेरल प्रोसेस, विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया सेवाओं तक की घटनाएं कुछ हद तक सामग्री को भी प्रभावित करती है। जब निर्माता ही विज्ञापनदाता होते हैं, तो सामग्री पर उनका प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। 3. सरकारी नीतियां। अंत में सामग्री के उत्पादन, वितरण और खपत पर राज्य की नीतियां भी बड़े पैमाने पर उद्योग के संचालन को प्रभावित करती हैं। यह सिद्धांत दूसरों की तुलना में मीडिया के कुछ खंडों में अधिक प्रयोज्यता पाता है। उदाहरण के लिए, पत्रकारिता में एक केंद्रित स्वामित्व रिपोर्टिंग में पूर्वाग्रह को प्रेरित करेगा। बहुत सारे विज्ञापन और पीआर सामग्री उस चीज की भरपाई करते हैं जिसे समाचार माना जाता है। मीडिया स्वामित्व पैटर्न के पीछे के अर्थशास्त्र की समझ के साथ कोई भी इस पूर्वाग्रह का पता लगा सकता है और टेक्स्ट को एक बातचीत के जरिए पढ़ सकता है। 3.7 मीडिया स्मार्ट सिद्धांत, मीडिया सोसाइटी थ्योरीज। 3.7 एक तकनीकी नियतिवाद, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। माना जाता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में थोरस्टीन वेबलान द्वारा पहली बार तकनीकी नियतिवाद का इस्तेमाल किया गया था। इस सिद्धांत पर मार्शल मैक्लुहान द्वारा मुख्य रूप से काम किया गया है। सिद्धांत का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना है कि सामाजिक परिवर्तन पाठ्यक्रम को तय करने में मुख्य तत्व प्रौद्योगिकी है। मीडिया में भी एक समाज की तकनीकी प्रगति इसकी मीडिया खपत को परिभाषित करती है और इस प्रक्रिया में मीडिया टेक्स्ट को भी परिभाषित करती है। सिद्धांत आगे दावा करता है कि प्रौद्योगिकी की व्यापक उपलब्धता के साथ वैश्वीकरण अपरिहार्य है। मैक्लुहान ने कई घोषणाएं दी हैं, जिनमें से दो सबसे अलग हैं। माध्यम ही संदेश है, मीडियम इज द मैसेज, और दुनिया एक वैश्विक गांव है, द वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज। पहला एक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्री निर्माण को प्रभावित करने वाली प्रौद्योगिकी पर संकेत देता है, जबकि दूसरा प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण का संकेत देता है। सिद्धांत सामग्री निर्माण पर संस्कृति या स्वामित्व पैटर्न के विकास को कमजोर करता, लेकिन किसी दिए गए समाज में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका व्यावहारिक रूप से मतलब है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बड़े पैमाने पर पहुंच और खपत आती है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बिना पुस्तकों की कोई बड़े पैमाने पर खपत नहीं होगी और न ही समाज के साक्षरता स्तर में वृद्धि होगी। सिद्धांत को और अधिक विभाजित किया जा सकता है।
कठिन नियतिवाद, हार्ड डिटर्मिनिज्म। इस शाखा का मानना है कि प्रौद्योगिकी सामाजिक चिंताओं से स्वतंत्र है। मनुष्य प्रौद्योगिकी के अनुसार खुद को अलाइन करते हैं और हम इस तरह से बहुत अधिक विकल्प नहीं रखते हैं कि कैसे और क्यों। एक सामाजिक प्रणाली जिसकी संरचना एक तकनीक को विकसित करने की अनुमति देती है, उसकी विशेषताओं को आत्मसात करेगी और इस प्रकार एक संरचना की में अधिक उन्नत हो जाएगी जो नहीं करती है। 2. परिधीय प्रक्रियाएं। पेरिफेरल प्रोसेस विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया सेवाओं तक की घटनाएं कुछ हद तक सामग्री को भी प्रभावित करती हैं। जब निर्माता ही विज्ञापनदाता होते हैं तो सामग्री पर उनका प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। 3. सरकारी नीतियां। अंत में सामग्री के उत्पादन, वितरण और खपत पर राज्य की नीतियां भी बड़े पैमाने पर उद्योग के संचालन को प्रभावित करती हैं। यह सिद्धांत दूसरों की तुलना में मीडिया के कुछ खंडों में अधिक प्रयोज्यता पाता है। उदाहरण के लिए, पत्रकारिता में एक केंद्रित स्वामित्व रिपोर्टिंग में पूर्वाग्रह को प्रेरित करेगा। बहुत सारे विज्ञापन और पीआर सामग्री उस चीज की भरपाई करते हैं जिसे समाचार माना जाता है। मीडिया स्वामित्व पैटर्न के पीछे के अर्थशास्त्र की समझ के साथ कोई भी इस पूर्वाग्रह का पता लगा सकता है और टेक्स्ट को एक बातचीत के जरिए पढ़ सकता है। 3.7 मीडिया स्मार्ट सिद्धांत, मीडिया सोसाइटी थ्योरीज। 3.7 एक तकनीकी नियतिवाद, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। माना जाता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में थोरस्टीन वेबलान द्वारा पहली बार तकनीकी नियतिवाद का इस्तेमाल किया गया था। इस सिद्धांत पर मार्शल मैक्लुहान द्वारा मुख्य रूप से काम किया गया है। सिद्धांत का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना है कि सामाजिक परिवर्तन के पाठ्यक्रम को तय करने में मुख्य तत्व प्रौद्योगिकी है। मीडिया में भी एक समाज की तकनीकी प्रगति इसकी मीडिया खपत को परिभाषित करती है और इस प्रक्रिया में मीडिया टेक्स्ट को भी परिभाषित करती है। सिद्धांत आगे दावा करता है कि प्रौद्योगिकी की व्यापक उपलब्धता के साथ वैश्वीकरण अपरिहार्य है। मैक्लुहान ने कई घोषणाएं दी हैं, जिनमें से 2 सबसे अलग हैं। माध्यम ही संदेश है, मीडियम इज द मैसेज, और दुनिया एक वैश्विक गांव है, द वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज। पहला एक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्री निर्माण को प्रभावित करने वाली प्रौद्योगिकी पर संकेत देता है, जबकि दूसरा प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण का संकेत देता है। सिद्धांत सामग्री निर्माण पर संस्कृति या स्वामित्व पैटर्न के विकास को कमजोर करता है, लेकिन किसी दिए गए समाज में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका व्यावहारिक रूप से मतलब है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बड़े पैमाने पर पहुंच और खपत आती है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बिना पुस्तकों की कोई बड़े पैमाने पर खपत नहीं होगी और न ही समाज के साक्षरता स्तर में वृद्धि होगी। सिद्धांत को और अधिक विभाजित किया जा सकता है। कठिन नियतिवाद, हार्ड डिटर्मिनिज्म। इस शाखा का मानना है कि प्रौद्योगिकी सामाजिक चिंताओं से स्वतंत्र है। मनुष्य प्रौद्योगिकी के अनुसार खुद को अलाइन करते हैं और हम इस तरह से बहुत अधिक विकल्प नहीं रखते हैं कि कैसे और क्यों। एक सामाजिक प्रणाली जिसकी संरचना एक तकनीक को विकसित करने की अनुमति देती है, उसकी विशेषताओं को आत्मसात करेगी और इस प्रकार एक संरचना की में अधिक उन्नत हो जाएगी जो नहीं करती है। नरम नियतिवाद, सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। यह शाखा अधिक लचीलेपन में विश्वास करती है। यह मानता है कि प्रौद्योगिकी मानव विकास में मार्गदर्शक शक्ति हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। इसके अलावा संस्कृतियों और परंपराओं में भिन्नता होगी कि प्रौद्योगिकी को समाज में कैसे अनुकूलित और लागू किया जाता है। 3.7 2 मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया और पब्लिक स्फीयर। पब्लिक स्फीयर की अवधारणा 18वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। यह मूल रूप से एक जगह है
जहां लोग बिना किसी पदानुक्रम के सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। चर्चा एक राजनीतिक कार्रवाई का सुझाव देने की ओर ले जाती है। चर्चा में समाज के विभिन्न वर्गों के सभी दृष्टिकोण शामिल हैं। जर्गन हैबरमास ने 1991 में इस स्पेस का प्रतिपादन किया और बताया कि यह कैसा स्पेस है जहां जनता निजी रूप से मिलती है। उन्होंने इस स्थान स्पेस की कुछ विशेषताओं को इंगित किया। 1. सभी नागरिकों के लिए खुला। 2. सभी नागरिक अपनी ओर से कार्य करते हैं और राजनीतिक या व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 3. नागरिकों में कोई पदानुक्रम नहीं। 4. सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। 5. जनमत का निर्माण। 6. सरकारी स्तर पर नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी। हैबरमास राज्य शक्ति को सार्वजनिक शक्ति के रूप में मानता है क्योंकि यह चुनावों की एजेंसी के माध्यम से स्थापित किया जाता है। वह राज्य और समाज के बीच मध्यस्थता करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों की आवश्यकता पर जोर देता है, क्योंकि यह जनता के लिए चर्चा और राय गठन के लिए एक मंच प्रदान करता है। अतीत में कई भौतिक स्थानों ने सार्वजनिक क्षेत्रों के रूप में कार्य किया है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के कॉफी हाउस और फ्रांस के सैलून। नए मीडिया के उदय के साथ दुनिया भर के विद्वान वेब को एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में मानते हुए हैं। इंटरनेट किसी को भी और हर किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। अब विभिन्न ब्रांडों के लिए उपभोक्ता राय को आकार देने के लिए ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होते हैं। ऑनलाइन होने वाली चर्चाएं निश्चित रूप से राय गठन बहुत सारे नागरिकों की मदद कर रही हैं। आज वेब प्राथमिक सूचना एकत्र करने के माध्यम के रूप में भी उभर रहा है और कई बार ये राय और चर्चा बोर्ड भी जनता के बीच गलत जानकारी फैलाते हैं। 3 जुलाई 2003 दर्शकों के सिद्धांत ऑडियंस थ्योरीज। मीडिया संदेशों को बनाने और प्रसारित करने की प्रक्रिया में दर्शकों की भूमिका पर चर्चा करना अनिवार्य है। दर्शक कौन है? वे मीडिया संदेशों के साथ कैसे जुड़ रहे हैं? दूसरों पर कौन से संदेश पसंद किए जा रहे हैं? शब्द ऑडियंस थ्योरी किसी भी सिद्धांत को संदर्भित करता है जो दर्शकों और मीडिया पाठ के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। इसमें शामिल हैं: ए. हाइपोडेमिक नीडल मॉडल, जहां टेक्स्ट रिसीवर द्वारा बातचीत के बिना प्राप्त और स्वीकार किया जाता है। जैसे एक सुई त्वचा में प्रवेश करती है और कोई प्रतिरोध की पेशकश नहीं की जा सकती है, उसी तरह मीडिया संदेश दर्शकों को प्रभावित करते हैं। यह पहला सिद्धांत था जिसने दर्शकों पर मीडिया संदेशों के प्रभाव को समझाने की कोशिश की। बी. 2 स्टेप फ्लो, यह सिद्धांत ओपिनियन लीडर्स के बारे में बात करता है, जो आमतौर पर उच्च मीडिया साक्षरता वाले लोग होते हैं, जो मीडिया सामग्री को फिल्टर करते हैं और जनता के बीच फैलाते हैं। इस मामले में शक्ति केवल मीडिया के साथ नहीं है, बल्कि कुछ हद तक समाज के ओपिनियन लीडर्स के साथ भी है। सी. रिसेप्शन सिद्धांत, यह सिद्धांत टेक्स्ट की समझ की प्रक्रिया पर जोर देता है। दर्शकों का गठन करने वाले लोगों की विषम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए यह सिद्धांत यह बताता है कि टेक्स्ट से व्युत्पन्न अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होगा। डी. सक्रिय दर्शक सिद्धांत एक्टिव ऑडियंस थ्योरी, जिमरमैन और बाउर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एक दर्शक भी मीडिया संदेशों के उत्पादन में सक्रिय भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया और उपयोगकर्ता द्वारा यूट्यूब जैसी साइटों पर उत्पन्न सामग्री के समय में इस सिद्धांत को किसी और उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। 3.7 4 नारीवादी मीडिया सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत एक अम्ब्रेला टर्म है जो जेंडर या जेंडर से संबंधित अवधारणाओं की परिभाषा और प्रतिनिधित्व का पता लगाता है।
इस शाखा के सिद्धांतकारों का तर्क है कि जीवन के लगभग सभी पहलुओं को जेंडर के संबंध में समझा जा सकता है। उनका यह भी मानना है कि जेंडर समाज में शक्ति और जिम्मेदारियों के विभाजन को परिभाषित करता है। नारीवादी सिद्धांतकार न केवल असमानता को दस्तावेज करने के लिए काम करते हैं, बल्कि संतुलन बनाने के लिए सुझाव देने का काम करते हैं। नारीवाद केवल सिद्धांतों के एक समूह के रूप में नहीं रहा है, लेकिन हाल के दिनों में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में खुद को प्रकट किया है। काफी हद तक असंगठित 3 अलग-अलग संस्करण प्रमुखता से उभरे हैं। 1. उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। यह आंदोलन की नींव रही है, यह प्रचारित करते हुए कि महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में एक समूह के रूप में उत्पीड़ित किया गया है। 2. कट्टरपंथी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। यह मानता है कि समान सामाजिक अधिकार देने से तब तक मदद नहीं मिलेगी जब तक कि हम अपनी सामाजिक संरचनाओं को नहीं बदलते। अधिकार केवल नियमित करने के लिए विस्तार हैं जो समाज को न्यायपूर्ण मानता है। सामाजिक तानाबाना बदले बिना कई महिलाएं अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पाएंगी। 3. मार्क्सवादी नारीवाद, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। इस शाखा से संबंधित सिद्धांतकारों का मानना है कि उत्पादन के साधनों ने हमेशा पुरुषों के साथ झूठ बोला है, इस प्रकार महिलाओं सामाजिक समानता से वंचित किया है। नारीवादी सिद्धांतकार काफी हद तक निम्नलिखित का अध्ययन करते हैं। 1. मीडिया टेक्स्ट में जेंडर का प्रतिनिधित्व। महिलाओं का चित्रण निरंतर बहस का विषय रहा है। कई बार पुरुष भी पितृसत्ता के कठोर नियमों से पीड़ित होते हैं। यह इस चर्चा से उपजा है कि जेंडर केवल ध्रुवीय नहीं है, बल्कि तरल है। एक पुरुष हो सकता है और फिर भी पुरुष जेंडर के लिए पूरी तरह से सामाजिक नियमों की पुष्टि नहीं करता है। 2. मीडिया टेक्स्ट का निर्माण। कितने फिल्म निर्माता महिला हैं? उनकी कहानियां पुरुष फिल्म निर्माताओं द्वारा बताई गई कहानियों से कैसे अलग हैं? जब उत्पादन का साधन दूसरे के हाथों में होता है, तो उत्पाद कैसे बदलता है? 3. टेक्स्ट का पढ़ना। उपभोक्ता के जेंडर के आधार पर मीडिया टेक्स्ट की खपत के विभिन्न तरीके क्या हैं? एक आदमी को एक महिला की तुलना में एक्शन फिल्में देखना अधिक क्यों पसंद है? 3.8 सारांश। इस इकाई में हमने जन संचार के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जाना। इसमें मुख्य रूप से समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, आलोचनात्मक, सांस्कृतिक और मीडिया समाज के संदर्भ में उनका वर्गीकरण और प्रभावों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या शामिल है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत ने दर्शकों पर मीडिया के प्रभावों की अलग-अलग डिग्री और उनके संबंध पर चर्चा की जो एक व्यक्ति मीडिया के साथ बनाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने प्रकाश डाला कि कैसे लोग मानसिक स्तर पर मीडिया के साथ जुड़ते हैं, कभी-कभी जानबूझकर और कभी-कभी उपसचेत रूप से। आलोचनात्मक और सांस्कृतिक सिद्धांत ने मीडिया सिद्धांतों में मार्क्सवाद के हस्तक्षेप पर चर्चा की और बताया कि इसके द्वारा यह संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। इकाई के अंतिम खंड ने तकनीकी हस्तक्षेप और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ मीडिया समाज समीकरण का पता लगाया।